नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट की जो प्रतीक्षा है वो बहुत उत्सुकता के साथ की जा रही थी, लेकिन पिछले 8-10 दिन हो गए हैं, कोई रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। और जब तक ये सारे रिजल्ट जारी नहीं होंगे, इंटरव्यू कॉल नहीं होंगे, और इंटरव्यू जब तक नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो आगामी भर्ती भी नहीं होगी। तो जो वर्तमान भर्ती है उसके लिए भी ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आगामी भर्ती है उसके लिए भी रिजल्ट महत्वपूर्ण। हालांकि दो भर्तियां एक साथ चल सकती है, अलग अलग ईयर में होनी चाहिए, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। 2023-24 की भर्ती और 24-25 की भर्ती साथ में चल सकती है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तब तक सरकार के पास भी ये कहने के लिए बात होती है कि एक भर्ती चल रही है तो हम एक भर्ती के ऊपर कैसे भर्ती लाएं। तो दोनों भर्तियों के लिए ये वीडियो जो है मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला जो आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सर परिणाम क्यों रुक गए, जो रिजल्ट आ रहे थे वो एकदम से रुक से क्यों गए हैं, थम क्यों गए हैं। तो देखिए, 29 जुलाई को जो लास्ट रिजल्ट आया था जीपीएम का, यानी कि गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का, तो उस विषय का रिजल्ट आया। उसके बाद अभी तक 8-9 दिन हो चुके हैं, एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण कारण मेरे हिसाब से हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जो आयोग के अध्यक्ष थे संजय श्रोत्रिय, उनका रिटायरमेंट हो गया, और नए जो अध्यक्ष हैं परमानेंट वाले नहीं आए हैं, कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वही हैं कैलाश चंद मीणा, जो कि ओरिजिनली सदस्य हैं लेकिन उनको अध्यक्ष का कार्यभार दिया हुआ है। तो अब देखो, एक जो कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं और एक जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, उनके काम करने के तौर तरीके में भी फ़र्क होता है। वो उस हिसाब से स्टाफ से ज़्यादा प्रेशराइज करके काम नहीं करवा सकते जितना कि एक स्थायी अध्यक्ष करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस इस टाइप के बहुत ऊंची पोस्ट पर रहे हुए लोग होते हैं। तो डेफिनेटली इनके जो स्थायी, अगर इनके पास शक्ति होती है तो ये बहुत अच्छे से और शायद थोड़ा जल्दी से भी काम करवा सकते हैं। बाकी आरपीएससी थोड़ा सा ऑटोमेटिकली भी अपना काम करती रहती है, कि बहुत लंबी चौड़ी संस्था है, बहुत सारे इसमें कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, तब जाके एक संस्था बनती है। तो इनका काम करने का जो तरीका है वो तो सिमिलर ही रहता है, लेकिन जो स्पीड है वो कई बार जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। विशेषतः जो कार्यवाहक नहीं होते हैं या कार्यकारी नहीं होते हैं, स्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो थोड़ा सा वो और अच्छे से इन कामों को मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये है, जो रिजल्ट नहीं आने के पीछे रीज़न है वो ये है कि छोटी छोटी कुछ जो भर्तियां हैं, जैसे जो एईएन की अभी जो भर्ती आई है, या जो खनिज अभियंता की, या जो संरक्षण अधिकारी, इस प्रकार की जो छोटी भर्तियां हैं, हालांकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन अमूमन जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के जो अधिकतर अभ्यर्थी होते हैं वो इन अभ्यर्थियों के साथ जो है वो सम्मिलित नहीं किए जाते, न ही इन भर्तियों को ज़्यादा रुचि लेते हैं और योग्य भी नहीं होते हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि इन सारी भर्तियों को करवाना है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इनके लिए एग्ज़ाम डेट भी सितंबर-अक्टूबर तक की आ चुकी है। तो इन सब कामों में आरपीएससी थोड़ा व्यस्त हो गया, इसीलिए रिजल्ट थोड़े से और स्लो हो गए। और जो अपना अनुमान था कि 6 से 8 महीने में सारे इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाएंगे, शायद अब वो जो आंकड़ा है वो 9 या 10 महीने तक का भी हो सकता है, क्योंकि अगस्त का पूरा पहला जो सप्ताह है वो चला गया है, 2-3 दिन इस सप्ताह के चले गए, तो आप दूसरा सप्ताह भी जाता हुआ मान सकते हैं। तो एक दो रीज़न मैं मानता हूँ कि ये है, और इसीलिए परिणाम थोड़े से धीरे हो गए हैं। अब जब परिणाम धीरे हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास केवल नेट है तो अच्छी बात है, आप जेआरएफ के लिए ट्राई करें अभी जो नेक्स्ट, क्योंकि आप बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छी बात है। अगर नहीं बनो, भगवान ना करे, एक आधे नंबर का कोई अंतर रह जाए, तो फिर आपके पास एक बैकअप के रूप में एक जॉब होनी चाहिए, और विशेषकर उन अभ्यर्थियों के पास तो विशेषकर होनी चाहिए जिनके पास इस समय बीएड की कोई उपलब्धता नहीं है, तो उनके पास तो जेआरएफ ही एकमात्र ऑप्शन है। और जिनका नेट जेआरएफ दोनों है तो फिर उनको संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अभी भर्ती मैं समझता हूँ कि अगले ही महीने एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, यानी कि पद तो थोड़े से कम है उसमें, लेकिन पद कम होने के बावजूद भी आप उसके लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों के नेट हुई नहीं है तो वो ज़ोरों शोरों से नेट को क्लियर करने में लगे, उसके बाद इंटरव्यू का कुछ सोचें, क्योंकि अगर आप अभी से इंटरव्यू का सोचोगे, नेट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप इंटरव्यू दे के भी कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे। तो फिलहाल आपको इस अकॉर्डिंग जो है अपना अपना फोकस कर लेना चाहिए। नेट नहीं है तो नेट की ओर फोकस करें, और जेआरएफ नहीं है तो जेआरएफ की ओर करें, और दोनों अगर है, नेट है, जेआरएफ है, एग्जाम भी अच्छा गया है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए थोड़ा सा कुछ आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है।
अब प्रश्न ये है कि सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि पहले जो मैंने एक वीडियो लाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंध में मेरे साथी सहायक आचार्यों व्याख्याताओं से मैंने बात करी, अनुभवी जो विद्वान है काफ़ी समय से कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं उनसे जब मैंने बात की तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगभग 16-17 विषयों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी शिकायत ये रही थी कि सर आप जो कैटेगरी वाइज बताओ, और ये तो आपने फाइनल वाली बताई है, आप इंटरव्यू के लिए जो प्रोविजनली कट ऑफ होती है वो भी आप कब बताएंगे। तो उसके संबंध में कल शाम को एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ और लगभग उसकी जो तैयारियां हैं मेरी हो चुकी है। और इसके लिए मैंने पिछली भर्ती को भी आधार बनाया है, क्या कुछ डिफरेंस होता है जनरल कैटेगरी टू SC ST OBC MBC और EWS में, और क्या कुछ अंतर रहता है प्रोविजनल कट ऑफ जो कि इंटरव्यू के लिए होती है और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ रहती है उसका लगभग 18 से 20 विषयों का मैंने एक एवरेज निकाल के, एक निचोड़ निकाल के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है कैटेगरी वाइज। क्योंकि पहले वाली जो थी वो फाइनल थी, क्योंकि जब आप किसी व्याख्याता से बात करते हैं, किसी साथी सहायक आचार्य से करते हैं, तो आप उसको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें उनसे आप नहीं पूछ सकते, आप एक फाइनल ही पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना होता है कि आप उससे कितना कुछ कम, वो मैक्सिमम बताते हैं, हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो है कैटेगरी और प्रोविजनली कम करते जाना है कट ऑफ को। तो वो आपका काम मैं थोड़ा आसान करने के लिए कल शाम को वीडियो ला रहा हूँ। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछ रहे हैं कि सर CET का जो स्नातक स्तर का अभी विज्ञापन आया है उसमें आवेदन करें या नहीं। देखिए आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, बुरा गया है, भगवान करे अच्छा ही गया हो, लेकिन अगर किसी कारणवश बुरा गया है तो आपको तैयारी तो डेफिनेटली जारी रखनी चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट की कुछ पोस्ट है संस्कृत शिक्षा विभाग में तो आपको उसकी तैयारी जो है वो जारी रखनी चाहिए, और अच्छा गया तो इंटरव्यू की तैयारी जारी रखनी चाहिए। लेकिन आपको CET वाला आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे कोई विशेष मांग नहीं की जा रही है कि हाँ कि आपको बहुत अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, आप 90 प्रश्न तक सही कर सकते हो। जो 150 प्रश्न है, 300 अंक है, तो 90 प्रश्न तक आप सही कर सकते हो। आपको चाहिए तो इतने कि आप 60 प्रश्न सही करो और बस आपकी CET क्लियर हो जाएगा। आगे आप सभी भर्तियों में जो है सम्मिलित हो सकते हैं, जो भी CET लेवल की है या यूँ के ग्रेजुएशन लेवल की है। लेकिन अगर आपने अच्छे से GK की तैयारी करी है और RAS लेवल का या असिस्टेंट प्रोफेसर के GK को आपने रेडी किया है और आपका अच्छा पेपर गया है, तो आप यकीन मानो बहुत हल्का फुल्का रिवीजन भी आप 10-15-20 दिन कर लोगे तो भी आपका CET का जो ये एग्ज़ाम है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से 30 प्रश्न आते हैं, भूगोल से 10 प्रश्न आते हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र और समसामयिकी सभी से 10-10 प्रश्न आते हैं। तो आपने कला संस्कृति इतिहास तो तैयार किया होगा, तभी आपके GK का पेपर अच्छा गया। उसमें भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समसामयिकी, ये टोटल 5 पार्ट होते हैं। इन सभी को आपने अच्छे से रेडी किया है तो आपके 70 प्रश्न जो है वो सही होने चाहिए। 10 प्रश्न अगर हम निकाल भी लें तो भी 60 प्रश्न तो यहाँ सही हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप जिस सब्जेक्ट के हो, जैसे आप इतिहास के हो तो 70 प्लस 5 और कर दीजिए, क्योंकि भारत का इतिहास भी जो है आपने पढ़ा है डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि थर्ड पेपर GK का है। और भूगोल के हो तो आपके 80 हो जाते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न भारत के भूगोल के हैं। राजनीति के हो, अर्थशास्त्र के हो तो 5-5 प्रश्न और, यानी कि 75 सही हो सकते हैं। आप 10-15 गलत भी करते हो तो भी आप पासिंग मार्क्स जो है वो ला सकते हो। और विज्ञान के हो तो फिर मैथ्स और साइंस जो रीजनिंग वगैरह रहती है आपके, वो सारी इसमें रहती है। तो डेफिनेटली आप 90 प्रश्न तक जो है वो सही कर सकते हैं। और 90 प्रश्न अगर आप सही करते हैं 150 में से, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है एक बार फिर से 7वें आसमान की ओर होगा। तो आपको आवेदन करना चाहिए। आपके अच्छे अंक बन रहे हैं, 100 प्लस आप स्कोर कर रहे हो ऑन एन एवरेज। ऑल सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, शायद किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तो इतना स्कोर अगर आपका है, मतलब 200 में से 100 नंबर आप ले आए हो माइनस मार्किंग काट के, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में। और आप इंटरव्यू की तैयारी करें, नेट क्लियर नहीं है तो नेट की तैयारी करें। नेट है और इंटरव्यू की बच्ची तैयारी चल रही है तो JRF के लिए आप एग्ज़ाम दे देना। और JRF है तो फिर दोबारा JRF करने के लिए एग्ज़ाम नहीं देना है, किसी और के लिए पोस्ट आपको छोड़ देनी नेट JRF वाली। और ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर दे सकते हो। लेकिन आपको आवेदन CET वाला अवश्य करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन की तरह काम करेगा। और कहीं न कहीं आप भविष्य में जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन के बाद वाले PG वाले होंगे, या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर BA BSc में पढ़ने वाले होंगे, या BCom फाइनल ईयर पढ़ने वाले होंगे। वो अवश्य आपसे प्रश्न करेंगे कि सर CET कैसे करें। तो आप उसमें ये बात ज़रूर कह सकते हो कि हाँ मैंने भी कर रखा है, ऐसे आप ये कर सकते हो। तो ये एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में आपके काम की चीज़ रहेगी CET। और बाकी कल वो वीडियो आ रहा है जिसमें हम मेन जो 17-18 अपने सब्जेक्ट हैं उनकी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज और प्रोविजनली प्लस फाइनल कट ऑफ पे हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।